नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा पॉलिटिकल लेक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पार्ट थे सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, राज्य सरकारों के बारे में बात करेंगे कि राज्य सरकार की प्रणाली जो है कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या इसके अंग होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर आते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ जो राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं गवर्नर से। तो देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है राज्य सरकार को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। पार्ट 6 जो है, छठा जो भाग है, उसमें आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 तक जिक्र किया गया है कि देयर शुड बी अ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो भी कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरीके से चलेगी। यहाँ पे गवर्नर होंगे, जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, जैसे कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है, थोड़ा सा एक चीज़ अलग करी गई है। वाइस गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं है स्टेट में, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सेंटर में होती है, स्टेट में वाइस गवर्नर नाम की कोई बॉडी नहीं होती। तो जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल में स्टेट हेड होते हैं, वैसे राज्य में अगर हेड बोले, हेड ऑफ द स्टेट जो है राज्य का, वो गवर्नर होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड जो हैं वो गवर्नर होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही डी जूरे डी फैक्टो वाला मैटर होता है कि रियल हेड और नॉमिनल हेड। तो एक तरीके से ये नॉमिनल हेड होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट सेंटर में होते हैं। रियल हेड जो होते हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले क्या था, 1956 तक बोला जाता था कि गवर्नर जो है वो उस स्टेट, एक ही स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। लेकिन 1956 में अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि अब एक गवर्नर को एक या दो से अधिक उससे क्या बोलते हैं राज्यों का कार्यभार भी सेम टाइम पे सेम पर्सन को दिया जा सकता है। और गवर्नर एक तरीके से आप कह सकते हैं डुअल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल के एक तरीके से एजेंट होते हैं। गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ अ डुअल रोल। तो एक तरीके से कह सकते हैं इनका एक डबल रोल भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरीके से भी काम करते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करें, तो इनका जो इलेक्शन होता है ना तो डायरेक्टली होता है ना तो इनडायरेक्टली होता है प्रेसिडेंट साहब की तरीके से। इनका इलेक्शन कुछ नहीं होता, इनको सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा एक वारंट के से उसे क्या बोलते हैं, उनके हैंड और सील के द्वारा एक वारंट दिया जाता है इनको अपॉइंट करने के लिए, और इनको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साहब के द्वारा। और इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे कि 5 साल प्रेसिडेंट की है, इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इनको गवर्नर के पद पे बनाए रखे जा सकता है। और पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से एम्प्लॉय के तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बोला द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, जबकि ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये एक उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र ऑफिस है, संविधान के दायरे में आता है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, ना ही ये कोई सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था जो BR अम्बेडकर जी ने तैयार किया था, उसमें जैसे कि प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है उसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन की, स्पेशली डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई थी गवर्नर के लिए, जो स्टेट के गवर्नर होंगे उनके लिए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इस चीज़ को नकार दिया, बोला ये चीज़ सही नहीं होगी। उसके कुछ रीजंस थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला कि पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी कि एक तरफ आप चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट करके भेज रहे हो, दूसरी तरफ गवर्नर भी इलेक्ट करके भेज रहे हो, तो ये दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे।
और दोनों के आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो सत्ता चलेगी कैसे, सरकार चलेगी कैसे, पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी वो आ सकती थी सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट। लाइक जो सेंटर है उसके पास एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब राज्य का जो स्ट्रक्चर है, राज्य में एक गवर्नर है, ठीक है, और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब जब गवर्नर के ऊपर सेंट्रल का कोई कंट्रोल होगा ही नहीं तो ये खुद बोल देंगे कि भैया हमें तुम्हारी जरूरत क्या, सेंटर की जरूरत क्या, हम खुद अपना एक देश चला रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क हो सकता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला कि ऐसे तो सेपरेटिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। कोई भी गवर्नर बोले कि हमारी जनता, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रदेश, हम यूनियन से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि यूनियन का कंट्रोल होगा ही नहीं। गवर्नर भी इलेक्ट करके आया, चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट करके आया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इलेक्ट करके आए, तो पूरी तरीके से एक तरीके से देश चल रहा होगा राज्य में भी। तो ये आगे चल के यूनियन से अलग और यूनियन की जिम्मेदारी है कि राज्य को यूनियन से जोड़े रखे, तो यूनियन ऐसा परमिट नहीं कर सकता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि गवर्नर का जो अपॉइंट करने का प्रोसीजर है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, कोई इलेक्शन वाला पंगा नहीं होगा। अब अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा तो कुछ नहीं होती, बस इनकी थोड़ी नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए, ज्वाइनिंग के टाइम पे 35 साल कंप्लीट कर चुके हों। तीसरी दो इन और प्रोविज़न जोड़े गए थे, ये लोकल पॉलिटिक्स से इनको दूर रखा जा सके, इसलिए उस राज्य के नहीं होने चाहिए जिस स्टेट में इनको अपॉइंट किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल, वो यूपी और एमपी की जो गवर्नर हैं वो रहने वाली कहाँ की है, गुजरात की रहने वाली है। तो इस तरीके से उस राज्य के गवर्नर नहीं होने चाहिए जहां वो अपॉइंट हो रहे हैं, जिससे लोकल पॉलिटिक्स से दूर रह सके। और दूसरी बात, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, प्रेसिडेंट उनसे अपॉइंट करने के टाइम पे एडवाइस लेंगे चीफ मिनिस्टर से कि हाँ ठीक है, जिससे थोड़ा फ्रेंडली काम चल सके, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बेसिकली, कि हाँ काम सही से चल सके। तो ये बेसिक सी क्वालिफिकेशंस होती हैं किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो गवर्नर ऑफिस की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि वो उसे क्या बोलते हैं, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में, ना ही पार्लियामेंट में। अगर ऐसा होता है तो जिस दिन वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे उस दिन उनकी पोस्ट को वैकेंट मान लिया जाएगा, जो उनकी पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की पोस्ट होगी वो। और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली है तो सबके में होती है, और उनको एक फ्री में घर मिलता है विदाउट एनी पेमेंट। उनको उस घर में रहना पड़ता है जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस होता है गवर्नर का, जिसको राजभवन बोला जाता है। और इनके जो अलावेंसेस हैं वो सारे पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और अगर मान लो कोई गवर्नर है वो दो या दो से अधिक राज्यों में, या सपोज दो राज्यों के गवर्नर सेम पर्सन को बनाया जाता है, तो उनकी जो सैलरी होगी, जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी, उस सैलरी को दोनों राज्य आपस में 50-50 बांटेंगे। 2018 में जो गवर्नर की जो सैलरी थी वो 1,10,000 रुपये थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 3,50,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया था 2018 में। राष्ट्रपति की तरीके से गवर्नर को भी बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, जैसे उनके अगेंस्ट जब तक वो उसे क्या बोलते हैं, वो अपने ऑफिस में हैं, जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है उस टाइम पे कोई सा भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती, कोई सी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करें तो वो चलाई जा सकती है, बट उसमें भी एक कंडीशन है, 2 महीने का एडवांस आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके अगेंस्ट एक सिविल प्रोसीडिंग चलाना चाहते हैं, तभी आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। अन्यथा उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती जब तक वो अपने ऑफिस में हैं। अगर हम इनके ओथ की बात करें तो ये फेथफुली अपने ऑफिस की केयर करेंगे और सारे संवैधानिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये इनकी शपथ का एक पार्ट है, इनको शपथ दिलवाई जाती है इस चीज़ की। और अगर इनको शपथ दिलाने की बात करें तो इनको शपथ दिलवाने का जो काम है वो जो उस स्टेट का, जिस राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है, उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलवाते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। लेकिन अगर वो एब्सेंट हैं, चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के एब्सेंट हैं, तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे हाई कोर्ट के, वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं कि जाइए आप प्रेसिडेंट को शपथ दिला के आइए, तो वो भी शपथ दिलवा सकते हैं।
और कोई सा भी गवर्नर हो, किसी भी राज्य का गवर्नर हो, हर एक गवर्नर सेम ओथ एंड अफर्मेशन कैरी करता है, सबको सेम शपथ दिलाई जाती है। और अगर हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं गवर्नर ऑफिस की, तो वैसे तो गवर्नर साहब को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये 5 साल जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। वो चाहे तो पहले भी हटा सकते हैं, वो चाहे तो बाद में भी हटा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई, कुछ ऐसे केसेस निकल कर आए सामने, जैसे वीपी सिंह की जो प्रेसिडेंट वीपी सिंह थे, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह उस समय पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। वीपी सिंह की गवर्नमेंट में क्या हुआ, इन्होंने सारे गवर्नर से पूछा, बोला कि तुम लोग कांग्रेस से अपॉइंट किए गए हो और तुम लोग सारे के सारे रिजाइन कर दो, क्योंकि रिमूव करने का कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं है। अच्छा, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं दिया गया गवर्नर के बारे में। तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने बोला कि सारे गवर्नर से तुम अपने पोस्ट से रिजाइन कर दो, क्योंकि आप जितने गवर्नर जो थे कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे गए थे। और सेम चीज रिपीट करी गई कांग्रेस गवर्नमेंट जब फिर से आती है सत्ता में 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव जिसको हेड कर रहे थे, इन्होंने बोला कि जो गवर्नर अपॉइंट करे गए हैं वीपी सिंह के द्वारा, उनसे बोला गया, और चंद्रशेखर गवर्नमेंट के द्वारा उनसे बोला गया आप अपने पद से रिजाइन कर दो। तो कई बार खेल भी कर दिया जाता है गवर्नर की पोस्ट के साथ। और बाकी प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है, वो चाहें तो गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करें, उन्हें हटाएं, रखें, ये पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं रहती है। अब अगर हम पावर एंड फंक्शन की बात करें तो गवर्नर के पास भी 4 वही पावर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो जितने भी काम होते हैं राज्य सरकार में, जैसे वहाँ सेंट्रल में प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, यहाँ राज्य सरकार में सारे के सारे काम गवर्नर के नाम पे होते हैं। गवर्नर के नाम पे ही सारे के सारे काम करे जाते हैं, और वो कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करते हैं, तथा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर का होता है। और वो उसे क्या, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं कुछ विशेष राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं। लेकिन बिहार में प्रोविजन पहले था, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा इस प्रोविजन को हटा दिया गया। एडवोकेट जनरल जो होते हैं राज्य के, उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और एडवोकेट जनरल जो है वो अपने पोस्ट को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही कैरी कर सकते हैं। जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक ही वो अपने पद पर बरकरार रहते हैं। वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करते हैं, लेकिन इनका रिमूवल जो होता है प्लेजर ऑफ द गवर्नर नहीं होता। इनका रिमूवल जो होता है उसी ग्राउंड पे किया जा सकता है जिस ग्राउंड पे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, उसी ग्राउंड पे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव किया जा सकता है। और जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खेल होता है, जो स्टेट सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूव करने की पावर राज्य के हाथ में नहीं होती। रिमूव करने की पावर जो है पूर्णतया राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उनको अपॉइंट करने की पावर तो गवर्नर के पास है, लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर है उनको रिमूव करने की पावर गवर्नर के हाथ में नहीं होती। रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। और वो कोई सी भी जो लेजिस्लेटिव इन्फॉर्मेशन है, लेजिस्लेशन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, वो ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर से कि क्या चल रहा है भाई तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। ये कभी कैसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर से। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को रिकमेंड कर सकते हैं जब राष्ट्रपति रूल चल रहा होता है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है, राष्ट्रपति का शासन चल रहा होता है किसी भी राज्य में, तो पूरी पावर गवर्नर के हाथ में होती है, क्योंकि वो एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, और वही रिकमेंड भी करते हैं कि हाँ अब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। ये रिकमेंड भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। और ये एक तरीके से चांसलर होते हैं। राज्य के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर की पोस्ट जो होती है वो गवर्नर के पास होती है। वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। पूरे राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, सारे वाइस चांसलर जो है गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो बहुत हद तक प्रेसिडेंट से सिमिलर हैं। वो सम्मन कर सकते हैं, किसी भी सेशन को डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट असेंबली के। वो हाउस में अगर कोई बिल पेंडिंग है उसके लिए भी बुला सकते हैं। फर्स्ट सेशन जो है उसको प्रिसाइड करने का काम वही करते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं।
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट करने का भी काम, नॉमिनेट करने का काम, जो उसे क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करने का काम, जो नॉमिनेट करने का काम, ये सारी जो प्रेसिडेंट के पास होती है वहाँ पे, वो सारी की सारी इधर गवर्नर के पास पावर होती हैं। अगर हम बिल के बारे में, किसी बिल के बारे में बात करें तो इनके पास जब कोई बिल आता है तो या तो उसको असेंट अपना दे सकते हैं, या तो उसको होल्ड कर सकते हैं, या तो रिटर्न कर सकते हैं। बस वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल जो है प्रायर परमिशन से ही लाया जाता है विधान सभा में। अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा पास होकर आ जाता है तो उसको गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकते, फिर उनको पास करना ही पड़ेगा। और एक पावर इनके पास और होती है, वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट भी अपने प्रोसीजर पूरे कर सकते हैं, उसको रिजर्व कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और उसे क्या बोल सकते हैं पॉकेट में रख सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है। और इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, कोई ऑर्डिनेंस पास करके कोई लॉ बना सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है, लेकिन विद इन 6 मंथ जो रीअसेंबल होगी जब स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसको इस चीज़ को अप्रूव करना होगा, वरना ये किसी भी टाइम ऑर्डिनेंस से किसी भी टाइम इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। और जो रिपोर्ट्स होती हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की या पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो इनको सबमिट करी जाती हैं, तथा जो सीएजी की रिपोर्ट होती है स्टेट के बारे में, वो भी इन्हीं के पास आती है। अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो फाइनेंशियल पावर, स्टेट बजट जो है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, जो कि राज्य का अलग होता है, सेंट्रल का भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये उस पर पूरी निगरानी रख सकते हैं। मनी बिल जो है इनकी परमिशन के बिना पास नहीं हो सकता, पहले इनकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है मनी बिल को पास इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जो डिमांड फॉर ग्रांट की बात है, वो इनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं पूरी करी जा सकती। और जो फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम भी हर 5 साल में गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अब आती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के तरीके से इनके पास भी होती है, लेकिन कुछ पावर जो है वो इनकी प्रेसिडेंट से कम होती हैं। ये पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, या पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट, कम्यूट, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ राज्य से जुड़ा हुआ मैटर होगा तभी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये डेथ पेनाल्टी को माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको माफ़ नहीं कर सकते, डेथ पेनाल्टी को माफ़ नहीं कर सकते। और जो मार्शल कोर्ट की कोई सज़ा होगी, मान लो मिलिट्री कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है, तो वहाँ पर गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। और ये जो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट मतलब इनसे कंसल्ट करते हैं जब चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस हैं और जज हैं स्टेट हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए इनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। ये भी एक इनकी जुडिशियल पावर में आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात हो गई, उनको प्रमोट करने की बात हो गई, और उनके ट्रांसफ़र की बात हो गई। हालांकि जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है स्टेट का, उससे कंसल्ट करने के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके प्रमोशन को, उनकी पोस्टिंग को और उनको अपॉइंटमेंट करने का काम जो होता है वो भी ये कर सकते हैं। तो ये था गवर्नर के बारे में एक तरीके से ओवरव्यू। मैंने पूरा लेक्चर कर दिया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तथा अन्य एग्ज़ामों के नज़रिए से भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।